आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए अमेरिका से एक खास पॉडकास्ट ला रहा हूं। जी हाँ, हमारे साथ आज सिमरन खोसला हैं, जिनसे हम हेल्थ, फिटनेस और न्यूट्रिशन की ज़रूरतों पर बात करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले मैं सिमरन का एक बहुत छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों, सिमरन खोसला एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी फर्म बट लाइक एन एप्रिकॉट की फाउंडर हैं और इन दिनों अमेरिका में रह रही हैं। अपनी एक्सटेंसिव ऑनलाइन प्रेजेंस और 33 देशों में फैले क्लाइंट्स के फाउंडेशन के साथ बट लाइक एन एप्रिकॉट अब तक 10,000 से अधिक क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका है। सिमरन ने यह कंपनी थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल आदि जैसी बीमारियों को केवल भोजन की शक्ति से ठीक करने के उद्देश्य के साथ शुरू की थी, पर बाद में वे इसके अलावा भी फिटनेस और न्यूट्रिशन के कई दूसरे एस्पेक्ट्स पर काम करने लगी। सिमरन को अब एक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सिमरन और मुझ में एक समानता है। जी हाँ, हम दोनों ही मैराथन रनर्स हैं। सिमरन अब तक 15 से ज़्यादा हाफ मैराथन दौड़ चुकी हैं और इन दिनों वे अपनी पहली फुल मैराथन की तैयारी कर रही हैं। सिमरन के बारे में एक खास जानकारी और देना चाहूँगा कि उनकी यात्रा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने फिटनेस के प्रति अपने जुनून को फॉलो करने के लिए अपना पेशा ही बदल दिया। तो सिमरन जी, आपका माइंड फिट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। सिमरन जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट और कैसे हमारे जो ट्रेडिशनल जो खाना है, दाल, मसाले और चावल, उनके साथ हम अपने एक हेल्दी डाइट का प्लान बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले की कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर सबसे ज़्यादा की कंपोनेंट्स है। नाउ देखे जाएंगे, इंडियन फूड एक ऐसा है जिसमें आप सारे कंपोनेंट्स एक ही मील में आप खा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप दाल, चावल और सब्जी, अगर जिसके घर में, हमारे घर में रोज़ बनती है, सब्जी में आ जाएंगे विटामिन, मिनरल्स, ये हो गए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दाल में आ गए आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में अगेन आ गए आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर दाल आप घी में बना रहे हो तो फैट आ गया, अगर पानी में डाल रहे हो वाटर भी आ गया। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हम हमेशा अपने डेली बेसिस पे खा सकते हैं। स्पेशली इंडियन डाइट में अगर आप घर का खाना खाओगे, आप उसी से फिट हो सकते हैं। सिमरन जी, आपने भारतीय खाने की बात की, तो क्या आप कुछ हमको बता सकती हैं कि कौन सा भारतीय खाना ऐसा है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, और जो खाना हमको एनर्जी भी दे और पावर भी दे? आई थिंक मेरा जो आंसर रहेगा इस चीज़ के बारे में, वो रहेगा पालक पनीर और साथ में चावल या रोटी। बिकॉज पालक पनीर एक ऐसा फूड है जिसमें आपके सारे एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, पनीर में प्रोटीन, फैट, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है एक मील में। इंडियन फूड ऐसा एक भी नहीं जिसमें एक चीज़ में सारी चीज़ें कवर हो। आप एक कॉम्बिनेशन के तरीके से खाते, जैसे दाल चावल सब्जी या राजमा चावल, या आप पालक पनीर, आप रोटी खा रहे, ज्वार बाजरा, जिसकी भी रोटी आप खा रहे, एक कॉम्बिनेशन में खाई जाती है। बाजरा की रोटी अकेले आपको सारी चीज़ें नहीं दे सकती, जैसे कि पालक पनीर आपको अकेले सारी चीज़ें नहीं दे सकता, तो सब कॉम्बिनेशन में खाया जाता है। तो आप जब कॉम्बिनेशन की बात कर रही हैं तो आई मीन कि कुछ कॉम्बिनेशन बता सकती हैं उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं तो विटामिन किसी से मिलेगा, किसी से आपको प्रोटीन की, जैसे एथलीट्स हैं हम लोग, हमें क्या है कि एक दिमाग में हवा है कि प्रोटीन हमें चाहिए कि मसल बिल्ड होने के लिए। तो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन वाला खाना कुछ सजेस्ट कर सकती हैं ताकि सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़े हमारे दर्शकों को, सीधे आप जो बताएं डायरेक्टली वही बना के खाते रहें? आई थिंक सबसे पहले एक चीज़ हमें फोकस करना है कि हर मील में एक हरी सब्जी हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, एक टर्म होता है प्रोटीन असिमिलेशन के, प्रोटीन बॉडी में ब्रेक डाउन ही नहीं करता, सारा वेस्ट होकर निकल जाता है। सबसे पहले एक हरी सब्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप कोई भी प्रोटीन चॉइस यूज़ कर सकते हैं, पनीर, टोफू, जो मीट खाते हैं वो चिकन, मटन, कुछ भी खा सकते हैं साथ में। और साथ में एक हाथ जितना, बोलते हैं 5 चम्मच कुक्ड राइस या 2 रोटी, ऐसे आप खा सकते हैं। एक कंप्लीट बैलेंस मिल जाएगा। तो आपको कोई स्पेसिफिक आइटम खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खाना है तो आप एक हरी सब्जी, एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या क्वांटिटी बोलते हैं, जो मेल होते हैं उनके लिए उनका साइज पाम का साइज का डबल, 2 साइज, और फीमेल के लिए सिंगल। तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नहीं, प्रोटीन लाइक पाम का साइज का मतलब किस रूप में, मतलब पाउडर के रूप में? नहीं, नॉर्मल। अगर चिकन का पीस है तो इतना। ओके, राइट। मतलब जिस फूड आइटम से हमको प्रोटीन मिल रहा है तो उसको आप पाम के ऊपर रख के
मतलब इट कुड बी एनीथिंग, लाइक दाल में भी अगर प्रोटीन मिलता है। बेसिकली मीट, पनीर, इसकी बात कर रही हूँ। दाल में आप देखना, आप मेजर कर सकते हैं कि आप एक कटोरी अपने घर में जो नॉर्मल साइज कटोरी है आप उसमें डालकर आप मेजर कर सकते हैं कुक दाल, फिर 1-1.5 कटोरी खा सकते हैं। अब जो भी लोग प्रॉब्लम क्या होती है, लोग खाने को ओवर ईट कर लेते हैं इस चीज में जी, तो इसलिए पोर्शंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि अपनी प्लेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हिस्से में आपका प्रोटीन आ जाएगा, एक हिस्से में आपका सब्जी आ जाएगी, एक में रोटी और एक में सलाद। ये तो बहुत ही परफेक्ट आपने बैलेंस डाइट बता दी। जनरली हम लोग तो एक ही थाली में भर के खाना खा लेते हैं। तो दर्शकों इस बात का ख्याल रखिए कि प्लेट में अगर आप प्रोटीन, विटामिन्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स को बराबर भाग में बांट के खाना शुरू करें तो आपके लिए बहुत ही बैलेंस डाइट बन सकती है। एक सिमरन जी, एक दिक्कत ये आती है कि मैं खुद फिटनेस पर काम करता हूँ और खाने को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना अभी आजकल ऑफ लेट शुरू किया है मैंने। तो अमूमन मैं ये देखता हूँ कि अगर सुबह से लेकर रात तक की अगर मैं अपनी कैलोरीज को काउंट करूँ कि यार मैंने कितना कैलोरीज लिया, मुझे लगता है मेल को 2200 कैलोरी के आसपास, अगर वो ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहा तो हम लोग क्या है कि जो स्नैक्स खाते हैं वो स्नैक्स की वजह से अक्सर जो है वो सबसे बड़ी समस्या स्नैक्स होता है। खाना तो फिर भी हम कंट्रोल कर लेते हैं और खाने का हमें पता भी चलता है कि हम खाना खा रहे हैं, लेकिन स्नैक्स क्या है कि आते जाते हुए कुछ मुंह में डाल लिया। तो कुछ हेल्दी स्नैक्स के बारे में आप बता सकती हैं कि? सबसे पहले ये टिप है कि वो जो भी हम स्नैक्स मंच करते आते जाते खा लेते, पहली बात तो स्नैक्स घर में रखने ही नहीं चाहिए, बिकॉज जैसे घर में होंगे आप खाओगे। अनहेल्दी स्नैक्स की बात कर रही हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और अगर आपको हेल्दी स्नैक्स खाने हैं जी तो मखानाज हो गए, बादाम, काजू, अखरोट, फ्रूट्स। सबसे ज़्यादा मैं स्नैक्स में फ्रूट्स खाती हूँ, या योगर्ट खा लिया आपने जी, तो उस सब एटलीस्ट वो हेल्दी है। वो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में नहीं खानी चाहिए। ये नहीं कि आप बादाम है तो आप पूरी मुट्ठी भर भर के बादाम खा रहे हैं। कितने बादाम खाने चाहिए एक दिन में? 7 से 10 बादाम एक दिन में खाने चाहिए। जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैवी, उनके लिए? वर्कआउट कर भी रहे नहीं भी करे, एसेंशियल फैट की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। जो आप वर्कआउट करोगे नहीं करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें 7 से 10 बादाम हर बंदा खा सकता है। और बादाम को छिलके भिगा के खाना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स हमेशा भिगा कर खाने चाहिए। उसे ड्राई फ्रूट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो ड्राई होते हैं, उसे हाइड्रेट करना पड़ता है पानी डालकर, तभी उसके न्यूट्रिएंट्स एक्टिवेट होते हैं आपकी बॉडी में जाने के लिए। ओके, लाइक और भी कुछ स्नैक्स आप बता सकती हैं, क्योंकि आपने जो बताया वो तो सुपर हेल्दी हैं। कुछ लोग इतना हेल्दी स्नैक्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, जैसे रोस्टेड चना होता है, कॉर्न्स होते हैं, राइट। भेलपूरी खा सकते हैं घर पे बनाकर, उसमें मीठी चटनी ना डालकर आप हरी चटनी डाल सकते हैं, उसमें सब्जियां काट कर डाल सकते हैं। ओके। तो प्याज, टमाटर, खीरा जैसे मैं काट कर डाल देती हूँ, अगर भेलपूरी खाने का मन किया तो वो खा सकते हैं। मखाना चाट बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब स्नैक्स जितना आप डिमांड करते होगे उतना अनहेल्दी होते रहेगा। ओके। तो फ्रूट आप जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो कोकोनट वाटर और कोकोनट की जो मलाई होती है वो खा सकते हैं स्नैक में। अच्छा, स्नैक्स की कुछ टाइमिंग्स को लेके भी क्या हमारा कंसर्न रहना चाहिए कि ये नहीं कि कभी भी आप खा लो, मतलब मील टू मील कुछ टाइम का डिफरेंस रहना चाहिए क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से ना आपको अपनी बॉडी के हिसाब से, भूख के हिसाब से खाना चाहिए हमेशा। किसी को 6 बार खाना पड़ता है, किसी को 3 बार खाना पड़ता है, किसी को 2 बार खाना पड़ता है, सब भूख नहीं लगती। तो स्नैक्स का ऐसा कुछ नहीं, आपको भूख लग रही है तो बेशक खाओ। जैसे मुझे किसी दिन स्नैक्स खाने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन किसी दिन मन करता है खाने का जी, तो उसके हिसाब से मैं स्नैक्स कंज्यूम करती हूँ। तो ऐसा कोई टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अभी खाना अभी नहीं खाना। जब भूख लगेगी, जब बॉडी मांगती है खाना, उस टाइम पे बॉडी को खाना दो। सिमरन जी, आपने स्नैक्स के बारे में बहुत अच्छा बताया। अभी क्या कुछ एक जो इंडियन फैमिलीज हैं उसके हिसाब से मील प्लान डेली का कोई आसान सा कोई मील का प्लान हमें आप बता सकती हैं कि जिससे हम मसल्स भी बिल्ड कर सकें और अगर फैट लूज करना हो तो उससे हमको फैट लूज करने में भी थोड़ी मदद मिले? ओके, सो पहली बार ये साइंस के हिसाब से 2 बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मसल ग्रोथ और फैट लॉस। मसल ग्रोथ में आपको कैलोरिक सरप्लस में होना पड़ता है, मतलब ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ती है, और फैट लॉस में आपको कैलोरिक डेफिसिट में होना पड़ता है, आपको कम कैलोरीज खानी पड़ती है। बट इसका बहुत ही आसान तरीका है, आपको कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं आपकी डाइट में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्लेट में अगर आपने एक पोर्शन आपने चिकन डाला या पनीर डाला, एक आपने सब्जी डाली और एक में चावल डाल दिए। अब आपको फैट लॉस करना है तो आप वो प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दो और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो। और मसल गेन करना है तो प्रोटीन की क्वांटिटी उतनी रख के कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ा दो। आपको इससे मसल ग्रोथ हो जाएगा
और अगर आप उसे कार्बोहाइड्रेट कम कर दो फैट लॉस हो जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच में बैलेंस करना है, बैलेंस करना है बस। सब्जी उतनी रहेगी, प्रोटीन भी उतना रहेगा, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा और एक में बढ़ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। ये बहुत सारे हमारे दर्शकों को इसका बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी पहेली रहती है कि कैसे हम मसल्स को बढ़ाएं और फैट कम करें। तो लेकिन जो मैंने आपसे पूछा कि मील जो प्लान है, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट क्या लेना चाहिए, लंच के में क्या लेना चाहिए, डिनर क्या लेना चाहिए और इसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए, ऐसा कुछ आप इसमें हेल्प कर सकती हैं? बिल्कुल। इंडियंस बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं। जितने आप इंडियन ब्रेकफास्ट देख लो, पोहा हो गए, परांठास हो गए, जो बेसिक इंडियन फूड होता है हमेशा, मेरे हिसाब से उसे थोड़ा सा हाई प्रोटीन कर देना चाहिए। जैसे अगर आप चीला खा रहे हो तो साथ में आप पनीर की सब्जी उसमें खा सकते हो साथ में, या सब्जियां ग्रेट करके उसके अंदर डाल सकते हो। अगर आप पोहा खा रहे हो तो पोहा में लोग, जो मैंने देखा है मोस्टली वो सब आलू डाल के खाते हैं पोहा, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गए। तो आपको उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल देनी पड़ेंगी। आप उसमें कुछ पनीर के पीसेस भी डाल सकते हो, ऐसी सब्जियां जैसे ब्रोकली, मटर जो थोड़ी सी हाई इन प्रोटीन है, मशरूम्स, वो भी डाल सकते हो उसके अंदर। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब होता है कि वो शुरुआत ही अपने दिन की ऐसे करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं, तो उन्हें पूरा दिन भूख लगती रहती है। सबसे पहले अपना, अच्छा, आपने कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर भूख ज़्यादा लगेगी? इसका ये रीज़न होता है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं हमारे इंसुलिन लेवल्स बॉडी में स्पाइक करते हैं, मतलब ब्लड शुगर लेवल्स। ये नहीं कि आपको शुगर हो गई है, वो किसी भी खाने से ब्लड शुगर लेवल किसी भी हेल्थी इंसान की बॉडी में शूट करते हैं ऊपर। तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए प्रोटीन और फैट हेल्प करते हैं। तो आपका ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी रिच इन प्रोटीन एंड फैट्स। आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने लंच टाइम में ले सकते हैं, रात में भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आपको दैट्स बिकॉज आपको लंच टाइम में, आप जब तक बॉडी थोड़ा सा स्लो डाउन हो रही होती है, आप उसे एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स दे देते हो दोपहर के टाइम में। फिर बॉडी में धीरे धीरे आपको स्लो डाउन करनी है क्योंकि आपको सोने का टाइम आ रहा है, उस टाइम आप वैसे भी कम कर सकते हो। तो बैलेंस ये रहना चाहिए कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन इन द मॉर्निंग, मॉडरेट कार्ब इन द आफ्टरनून एंड लो कार्ब इन द इवनिंग। तो जो सुबह आपने ब्रेकफास्ट का तो बता दिया कि प्रोटीन और फैट हमको लेना चाहिए, लेकिन सुबह उठते उठते जैसे हम लोग एक अर्ली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट से पहले का जो दिनचर्या रहती है, उसमें भी कुछ रिकमेंड करेंगी? उठते उठते क्या करना चाहिए? उठते हुए सबसे पहले 1-2 ग्लास पानी, गर्म पानी, उसमें नींबू डाल सकते हैं। अच्छा, नींबू डालने से कुछ क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ आपकी हाइड्रेशन के लिए होता है वो, उससे किसी का फैट लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइड्रेशन के लिए होता है। बिकॉज हमारी बॉडी पूरी रात से फास्टिंग, तो ऑफकोर्स नींबू का बहुत ज़्यादा अल्कलाइन इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो हमारी बॉडी एसिडिक होती है, खाने को डाइजेस्ट करती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रोड्यूस नहीं करता हमारी बॉडी से। तो आई थिंक अल्कलाइन बनाने के लिए नींबू डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में उसके बाद आधे घंटे बाद आप 1 मुट्ठी भर नट्स खा सकते हो, भिगोए, जो आपने रात को भिगोए नट्स खा सकते हो, फल खा सकते हो। ऐसे अपना दिन शुरू करना चाहिए। लोग चाय पीते ही, कॉफ़ी पीते ही दिन शुरू करते हैं, वो सबसे गलत है। उसका बहुत नुकसान होता है, एसिडिक इफेक्ट आता है बॉडी में, आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है आपकी, तो आपको बॉब्स आएंगे, हीट बर्न होगा बॉडी में। राइट। सिमरन जी, हमारे बहुत सारे जो दर्शक यंग लोग हैं, एंड आजकल इंडिया में भी एक फिटनेस को लेके एक अलर्टनेस आ गई है। अब लोग जिम जाने लग गए हैं और जिम में वर्कआउट करते हैं। जिम मशरूम की तरह चारों ओर दिखाई देते हैं। तो अक्सर जो है जिम में वर्कआउट करते हैं तो उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और तो उसमें आप क्या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि जिम जाने से पहले क्या हमको लेना चाहिए और जिम के बाद, वर्कआउट करने के बाद हम क्या ले सकते हैं? सबसे बड़ा, हम जिम जाने के लिए हमें एक स्टिमुलेंट चाहिए होता है, हमारी एनर्जी एकदम बढ़ा दे। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे फेवरेट चीज़ है ब्लैक कॉफ़ी। जाने से पहले 1 ग्लास ब्लैक कॉफ़ी, मेरे लिए भी, और 1 फ्रूट। तो मैं बनाना प्रेफर करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो बनाना और ब्लैक कॉफ़ी और साथ में 5-6 बादाम मैंने खा ली तो मेरा वर्कआउट अच्छे से हो जाता है। राइट। तो ये सबसे, और ड्यूरिंग द वर्कआउट भी आप कुछ पानी पीते रहो बस। आई थिंक हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये फोकस रहता है, जब भी मैं जिम जाती हूँ मैं कम से कम जो मेरी बॉटल है उसे 1 या 2 बार फुल रिफिल करके मैं ख़त्म कर दूँ। बिकॉज आपका स्वेट भी होता है, आपका पानी भी निकलता है बॉडी से, आपको डिहाइड्रेशन भी होती है। तो आपको जब आप पानी पीते हो तो उससे काफ़ी बेनिफिट, सिर्फ पानी पीते रहो ड्यूरिंग द वर्कआउट। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोल लेके जाओ, जो लोग खासकर हैवी वर्कआउट करते हैं, जैसे हम लोग रनिंग में हैं तो हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें इलेक्ट्रोल का, जैसे मैं BCAA लेता था पहले, लेकिन कहीं से मैंने पढ़ा कि अगर आप इलेक्ट्रोल बना के जाओ
और थोड़ा सा नमक और नींबू मिला लो तो वो एक अच्छा ड्रिंक बन जाता है। आप अगर नॉर्मल पानी में भी काला नमक और नींबू डाल के ले जाओ तब भी वो काम करेगा। इलेक्ट्रॉल में बस वो क्या शुगर एडिशन भी होती है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है कि आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करो। इवन BCAA में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो बहुत हद तक प्रेफर नहीं होते कि आपको कंज्यूम करने चाहिए वो। सिमरन जी, आपने हाइड्रेशन के बारे में बात की तो अगला सवाल मेरा हाइड्रेशन को लेके है कि देखो इंडिया में जो है ज़्यादातर गर्मी का मौसम रहता है और हाइड्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कैसे हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट बना के रख सकते हैं? उसके लिए कोई आप किसी तरह का खास प्लान फॉलो करती हैं या क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए? आई थिंक पानी पीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी बॉडी 70% वाटर है जी। तो पानी पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, मुझसे भी कभी कभार मैं कंप्लीट नहीं कर पाती अपने रिक्वायरमेंट, जैसे 3 to 4 लीटर्स एक बेसिक लिमिट होती है हर इंसान को पीने के लिए। अगर वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो तो आप ज़्यादा पानी पी सकते हो, लेकिन कम पानी का कोई वो नहीं होता कि आपने वर्कआउट नहीं किया तो कम पानी पियो, नहीं, आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो उसके लिए क्या करती हूँ मैं, हमेशा सादा पानी नहीं पिया जाता तो कभी मैं नींबू डाल के पी लूँगी, कभी मैं ग्रीन टी पी लूँगी, कभी मुझे वर्कआउट के टाइम में पानी कंज्यूम कर लेती हूँ, सुबह उठते पानी कंज्यूम कर लेती हूँ। आपको अपनी टाइम लिमिट बांधनी है उसमें कि सुबह उठो तो पानी पियो, वर्कआउट करो तो पानी पियो, बीच में 1-2 बार ग्रीन टी ले लिया या अपनी नींबू डाल के काला नमक डाल के नींबू पानी पी लिया। तो ऐसे करके अपना हाइड्रेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे लोग अगेन भूल जाते हैं बिकॉज लोग जॉब्स भी कर रहे हैं, तो एक पानी की बॉटल रखो अपने साथ हमेशा। कोशिश करो कि इसे 4 बार भरूंगी मैं पूरे दिन में। आई थिंक वो काउंट बहुत ईजी रहता है। राइट, मतलब एक बोतल ले लो और ये सुनिश्चित करो कि कम से कम उसको 4 बार आप भरो तो 4 लीटर हो जाएगा आपका। तो आपको ऐसे कंजम्पशन खत्म हो गया पानी का, फिर आपने ऐसे पी लिया। एक दिक्कत सिमरन जी ये आई है, मैं कई बार मैंने कोशिश की है कि कॉन्शियसली अपने को हाइड्रेट रखूं, तो ये देखा है कि सूर्य अस्त होने के आसपास के बाद उसके बाद थोड़ा पानी कम पिया जाता है। सुबह के टाइम दोपहर के टाइम तो आप पी लेते हो, लेकिन उसके बाद थोड़ा कम पीते हो और अगर ज़्यादा पी लेते हो तो कई बार सोने में दिक्कत आती है या सुबह आपकी बीच में नींद खुल जाती है क्योंकि आपका प्रेशर फील होता है आपको। तो कोई टाइम लिमिट है? व्हाट टाइम, किस टाइम पे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, किस टाइम पे कम पीना चाहिए? सुबह उठकर सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए बिकॉज पूरी रात से आप सोचो 8 से 10 घंटे आपने पानी नहीं पिया है तो बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है। सुबह उठ के सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आपने रात को नहीं भी पिया तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज पूरे दिन में आपका कंजम्पशन कंप्लीट हो गया है। तो सुबह उठते उठते कम से कम कितना गिलास सुबह उठते उठते कितना पीना चाहिए? मतलब ज़्यादा पानी पीने से भी कोई दिक्कत होती है क्या? बहुत ज़्यादा पानी पीने से हाँ, बिकॉज आपके सारे न्यूट्रिएंट्स फ्लश आउट हो जाते हैं। ओके, राइट। तो वो कहते हैं कि अगर आपका यूरिन एकदम लाइट येलो कलर का है तो ज़्यादा अच्छा है, एकदम वाइट भी अच्छा नहीं होता। ओके, राइट। तो सिमरन जी, आपने तो वर्ल्ड ओवर बहुत हज़ारों आपके क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स बहुत यंग भी हैं, तो आपको जो उनसे डील आप जब करती रही हैं तो आपको क्या मामले सामने आए कि न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी कमी जनरली ज़्यादातर लोग फेस करते हैं और जिसकी वजह से उनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है? जैसे एक विटामिन डी की बात करते रहते हैं तो सनलाइट लेनी चाहिए, तो कौन से ऐसे विटामिन्स हैं या और मिनरल्स हैं या क्या कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कमी ज़्यादा हम लोग फेस करते हैं और उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं? आई थिंक विटामिन डी एंड B12 बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, हर बंदे में डेफिशिएंट होते हैं, जो बेसिक टेस्ट में भी लोग करवाते हैं हमेशा जब अपना चेकअप करवाते हैं। बट एक जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी मुझे देखने को मिली है वो है आयरन डेफिशिएंसी। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जिनको मेरे खुद की, क्योंकि मैं बहुत अनीमिक बॉर्न हुई थी, सो सबको आयरन की डेफिशिएंसी है मोस्टली। मतलब जितना हम लोग B12 और विटामिन डी बाहर निकल कर आता है, आयरन उतना नहीं आता है। बट जो मेरे क्लाइंट्स जिनकी रिपोर्ट्स में पढ़ती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आयरन डेफिशिएंसी। और इसको पूरा करने के लिए आपको डेट्स, अंजीर लगातार बेसिस पे खाने चाहिए। कितने अंजीर एक दिन में लेने चाहिए? एक डेट, एक अंजीर काफ़ी है। अच्छा, एक डेट, ओनली वन डेट? 1 डेट्स खा लो बिकॉज में शुगर कंटेंट भी होता है डेट्स में। अब ज़्यादा खाना शुरू कर दो कि ब्लड शुगर, तो जिनको डायबिटीज़ है उनको लिए कंट्रोल करना पड़ता है, तो जिनको डायबिटीज़ है वो अंजीर और डेट सोख कर खाएंगे। ओके, राइट। वैसे अंजीर को वैसे भी सोख करके खाना चाहिए। राइट। तो ये और जो विटामिन डी की हमेशा दिक्कत आती है उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब कोई सप्लीमेंट लेने चाहिए? यस, सप्लीमेंट ही काम करेंगे उसके लिए ऐसा कोई फूड में विटामिन डी नहीं होता है, तो आपको सप्लीमेंट्स ही लेने पड़ेंगे उसके लिए। एक सिमरन जी, मैंने देखा है कि माइंडसेट क्या है कि इंडियन यूथ का और बाकी लोगों का भी, कि
सप्लीमेंट्स बहुत कम लेते हैं, और जब कभी मालूम चलता है कि भाई उनको ये डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर के कहने पर कुछ समय ले भी लेते हैं, लेकिन उतना वो कॉन्शियस नहीं है सप्लीमेंट्स को लेके। जबकि मैं बाहर विदेशों के लोगों को देखता हूँ और वो लोग काफ़ी सप्लीमेंट्स लेके अपनी हेल्थ को एकदम बहुत बढ़िया बना के रखते हैं। इसको लेके आप कुछ बता सकते हैं कि कौन से ऐसे बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमको लेने ही चाहिए? आई थिंक हर बंदे की बॉडी बहुत डिफरेंट होती है। मैं ऐसे कोई जनरल कमेंट नहीं करना चाहती कि ये सप्लीमेंट आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। हर बंदे की हेल्थ रिपोर्ट्स देख के वो सप्लीमेंट्स बताए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बिना देखे सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं इंडिया में। ऑलरेडी B12 ज़्यादा है, आपने और विटामिन B के सप्लीमेंट्स ले लिए। ऑलरेडी D3 ज़्यादा है, आपने और ले लिया। आयरन ज़्यादा है, आपने और ले लिया। कैल्शियम आपने और ले लिया। तो जिनके कैल्शियम ज़्यादा है वो और लेते हैं, उनको स्टोन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट येस, अगर आप 30 इयर्स की एज के आसपास हो, एक बार तो अपना विटामिन D B12 ज़रूर चेक करवा लीजिए, बिकॉज वो कम ही होगा मोस्टली। कोलाजन जो हमारी बॉडी में साइड टिश्यूज को कनेक्ट करके रखता है, इन सब चीज़ों के भी हमारे हेयर, नेल्स, जॉइंट्स, इनका भी कोलाजन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप 30 इयर्स की एज के आसपास हो, आप कोलाजन ले सकते हो। बट अगेन जो डेली बेसिस पे बट ये सब सप्लीमेंट्स जो होते हैं ना, 3 महीने लेने के बाद रोक देना चाहिए, 1 महीने। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को कोलाजन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती है, इसलिए जनरल रिकमेंडेशन इस पे नहीं दी जा सकती। हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है, कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, उसके हिसाब से सजेस्ट किया जाता है। सिमरन जी, गर्ल्स में ना आयरन की वाकई ज़्यादा कमी रहती है, और लेडीज और गर्ल्स में, तो उनके लिए कुछ आप बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए आयरन का पूरा करने के लिए? सेम, आई थिंक वो अनार फल आता है, अनार खाइए, उसमें होता है आयरन। बीटरूट, स्पेशली जब पीरियड्स होते हैं तो डेट, अंजीर, बीटरूट, आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम बॉडी के लिए। सिमरन जी, मैंने आपके जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाती रहती है, आपकी स्टोरीज भी मैं देखता रहता हूँ, तो उसमें कई तस्वीरें ऐसी दिखती हैं आपकी क्लाइंट की जहाँ पर कि बहुत ओवरवेट हैं, और दूसरी साथ में आप पैरेलल कंपेयर करते हुए तस्वीर लगाती हैं यहाँ की एकदम फिट हो गई हैं। मुझे देख के भी लगता है कि 20-20, 30-30 किलो आपके क्लाइंट्स ने वेट लूज़ किया हुआ। तो ये वेट मैनेजमेंट को लेकर आप कुछ बता सकती हैं, किस तरह से हम वेट को मैनेज करें, और ख़ासकर बिना किसी सप्लीमेंट के, मतलब ज़्यादा हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ना लें, और नॉर्मल खाना खाते हुए किस तरह हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं? आई थिंक बहुत ईजी, हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है फिटनेस अपने लाइफ में। सिर्फ घर का खाना खाइए और आधा घंटा कोई भी मूवमेंट कर लीजिए। आपको जिम जाना है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, कुछ भी, ये स्टार्टिंग के टिप्स है। ऑफकोर्स जब आपको एब्स पे या अपनी मसल ग्रोथ पे काम करना है, उसकी डाइट्स डिफरेंट होती है। बट अगर आपको रेगुलर फिटनेस मेंटेन करनी है अपनी लाइफ में, घर का खाना और साथ में आधे घंटे की मूवमेंट रोज़, उससे आपकी फिटनेस जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम इससे ज़्यादा जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि क्या है कि वेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इतना ज़्यादा ओवरवेट हैं, 30-30 किलो, 20-20 किलो, तो उनको कुछ आप ऐसा टिप दीजिए कि ताकि उनको लगे कि हाँ भाई अब थोड़ा सा उनके लिए आसान हो गया है। मतलब कुछ बातें ऐसी आप क्या बता सकती हैं? पहली बात बहुत ही ईजी है, वेट इसलिए बढ़ता है बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। कैलोरी रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली दिक्कत होती है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, आप जिस भी प्लेट में खाते हैं उससे थोड़ी सी छोटी प्लेट में खाना शुरू कर दीजिए। हमारी बॉडी क्या करती है, आंखों से देखती है, जितना फूड होता है प्लेट में उतना कंज्यूम करती है। अगर छोटी प्लेट में ज़्यादा लगेगा, आपको उससे भी पेट भर जाएगा। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आपने 200-300 कैलोरी कम खाना शुरू कर दिया है बाय ईटिंग फ्रॉम दैट प्लेट। तो आई थिंक जो भी फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं, सबसे पहले टिप ये रहती है कि आप छोटी प्लेट्स पे खाना शुरू कीजिए। और जिम जाना या रनिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है उस टाइम पे, तो मैं कहूँगी सिर्फ 10,000 स्टेप्स रोज़ के कंप्लीट कर लीजिए। आई थिंक वो बहुत ईजी है करना। साथ में छोटी प्लेट में खाना, आई थिंक ये 2 चीज़ें करने से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। वाह, ये छोटी प्लेट वाला आपने बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल हैक है ये, मेरे ख्याल से अगर ये लोग शुरू कर सकते हैं। इसको मैंने तो कभी किया नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। और दूसरा ये भी मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि जब हैवी वेट होते हैं तो एक्सरसाइज वर्कआउट करने का मन नहीं करता, तो बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। कम वॉक करना शुरू कर दिया, तो वॉक करने से वेट मैनेज होता है, कुछ हेल्प मिलती है क्या? आप मूव कर रहे हो, आपको फिर कैलोरीज बर्न तो हो रही है। स्टार्टिंग में बिल्कुल हेल्प मिल जाएगी। मान लो आप 10 किलो तक तो हेल्प मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 30 किलो ओवरवेट हो, उसके बाद आपको और एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज बॉडी एक प्लेटो रीच कर जाएगी। तब आपको जिम या रनिंग कुछ भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो आपकी कोई ऐसी क्लाइंट जिसने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है, ऐसी कोई क्लाइंट है? मतलब कितना केजी तक वेट लूज़ किया है? बिल्कुल 30 kg, 30-35 kg भी लूज़ किया है क्लाइंट ने मेरी।
और उसको एंडोमेट्रियोसिस पीसीओडी था, वो भी ठीक हो गया। वो प्रॉपर, अगर आप देखोगे प्रॉपर उसकी बॉडी में मसल बहुत ज़्यादा फिट हो गई है वो। सिर्फ डाइट और उसने फिर जिम ज्वाइन किया और उससे उसे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो 30-35 किलो तो बहुत ज़्यादा है इसके लिए, मतलब ओनली डाइट, सिर्फ डाइट से तो नहीं हो सकता। नहीं, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ कि अगर गाड़ी है उसमें पेट्रोल डालते हो जी, तो उसे चलानी भी पड़ती है। सिमिलरली बॉडी पे खाना है तो उसे भी चलानी पड़ेगी, हमेशा नहीं होगा ऐसे। कुछ टाइम तो गाड़ी भी चल जाती है थोड़े पेट्रोल है उसमें, बट बॉडी को मूव करना उतना इम्पोर्टेंट है। तो गाड़ी में जंग लग जाती है, बॉडी में भी लग जाएगी, तो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा, सारा आपका कार्ब और सारी कैलोरी जमा होती रहेंगी। लेकिन एक दिक्कत ये है कि भारत जो है ना वो बड़ा त्योहारों का देश है और इतने सारे त्यौहार होते हैं, मतलब गणपति से लेकर दिवाली, होली, न जाने क्या क्या। और त्योहारों के साथ क्या है कि फिर घर में पकवान भी बनते हैं और मिठाई आती है, और मिठाई जिनको मीठा खाने की आदत होती है तो सारा किया धरा जो है मिठाई से ख़त्म हो जाता है। तो आप कैसे त्योहारों के टाइम पर अपने को रोकती हैं, कैसे आप अपना कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करती हैं आप? आई थिंक सबसे पहले फेस्टिवल्स को ना एंजॉय करना चाहिए। मैंने भी अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाली थी पहले जी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं घर पे, जब त्योहार, अब गणपति आएगा 9 दिन के लिए, 8-9 दिन के लिए जो चलता है जी, साथ में आपका नवरात्र आएंगे 8-9 दिन के लिए, साल में 2 बार। आप मान लो पूरे साल में आपने 1 महीना फेस्टिवल चले आपके इधर उधर कट कर जी, बाकी 11 महीने तो आपके पास है, उस टाइम हेल्दी खा लो। ओके। हम क्या करते हैं, हम त्योहारों के दिन सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब बाकी दिन हेल्दी खा लो। तो मैं अपने फेस्टिवल्स एंजॉय करती हूँ, मैं जी भर के खाती हूँ फेस्टिवल्स में, मिठाई भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, तला हुआ भी खाती हूँ। हाँ, बट क्या होता है कि कभी लगातार हो रहा होता है ये सब, तो मैं क्या करती हूँ, दिन में मैं सिर्फ 2 मील्स खाती हूँ। ओके। मैं दिन में प्रॉपर 3 मील्स नहीं खाती। जैसे मुझे पता है कि सुबह में अगर बादाम 1 मुट्ठी खा रही हूँ, मेरी हो गई 200-250 कैलोरीज। मैं फ्रूट खा रही हूँ, हो गया और 100-200 कैलोरीज। तो मैं सबसे जो नट्स और फ्रूट्स में अवॉइड कर जाती हूँ उस टाइम पे, बिकॉज फ्रूट्स ऑलरेडी मीठे हैं। अगर मिठाई खा रही हूँ तो मैं इस सोर्स से मीठा नहीं लूँगी। ओके। नट्स में ऑलरेडी कैलोरीज है, लेकिन मैं तला हुआ खा रही हूँ तो नट्स में अवॉइड कर दूंगी कि मेरा वेट मेंटेन रहेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं खा रही, बट मेरा वेट नहीं बढ़ेगा कभी। तो ऐसे आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप बाहर से खाओ, बेशक खाओ, बट अपने मील्स रिड्यूस कर दो। पोर्शन कंट्रोलिंग कर लो उस पर, लेकिन एंजॉय करो फेस्टिवल्स को। नहीं तो सब लोग एंजॉय करेंगे। और फिर इंडिया में ये भी बहुत होता है कि अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, सबको पता चल गया, तो आपको टोकते रहेंगे, अरे डाइट फॉलो कर रहे हो। तो मैं तो किसी को बताती नहीं। पहली बात तो अपने हिसाब से ही रिड्यूस कर देती हूँ चीज़ें। वहाँ पे सब कुछ एंजॉय करो, बट पोर्शंस कम कर दो। ये अच्छा आइडिया भी। कोई त्योहारों में घरों में रोकना खुद को बड़ा मुश्किल है। अगर आप बोलोगे कि मैं डाइटिंग पे हूँ तो लोग कुछ ना कुछ तो खिला ही देते हैं और आपका भी मन करता है। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। सिमरन जी, अब ये बताइए कि कोई ऐसा भी फूड है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे मूड को थोड़ा अच्छा करे और हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसको थोड़ा बेहतर बना सके? आप कोई ऐसा खाना सजेस्ट कर सकती हैं क्या? आई थिंक सबसे बेस्ट है फल जी, बिकॉज वो इतने लाइट होते हैं आपकी बॉडी के लिए, सारे उसमें एसेंशियल वाइटामिन्स होते हैं जी। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब भी कोई बंदा मेंटल डिसऑर्डर के साथ होता है या बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में होता है। अगर आप जंक फूड खाते हैं, आपको उस टाइम पे तो अच्छा लगेगा, बट थोड़े टाइम बाद आपको और गंदा लगना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स शुड बी योर गो टू फूड अगर आपको मेंटल हेल्थ अपनी इम्प्रूव करनी है। और इवन आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी थिंकिंग, आपकी क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है इफ़ यू आर ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चाहे वो कोई भी फ्रूट वेजिटेबल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। योग में भी जैसे हम लोग जब योग में हमें बताया जाता है कि एक तो खाना कम खाने से बहुत बढ़िया अच्छा महसूस होता है क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रहती है। और दूसरा कहते हैं कि सात्विक भोजन अगर करेंगे तो सात्विक भोजन का आपकी मन की स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है और ख़ासकर आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग की जो पावर है ना वो बढ़ती है। तो सात्विक ऐसा आप लोग भी अपने क्लाइंट्स को बताते हैं आप लोग? बिल्कुल। मेरा एक डिटॉक्स डाइट है जो मैं हमेशा कहती हूँ अपने क्लाइंट को 4 दिन करने के लिए महीने में, क्योंकि फास्टिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जा रहा है, हर बंदा नहीं करता है फास्टिंग। तो डिटॉक्स प्लान एक फास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न वे में, जिसमें आप सात्विक फूड खाते हैं 4 दिन के लिए, उसमें आपकी बॉडी क्लेंस होती है अंदर से। आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बिकॉज आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, भूख, शुगर की क्रेविंग्स कम हो जाती है, भूख कम लगती है और आप सारा अच्छा खाना खा रहे होते हो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे आपकी मेंटल हेल्थ में। यू फील लाइटर, बेटर, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है उससे।
सिमरन जी, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक फैशन चल पड़ा है, मतलब अब उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और वीडियो देख के ऐसा लगता है कि यार आज से ही इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करनी चाहिए, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि 16 घंटे तक आप अपने पेट को खाली रखिए और 8 घंटे में ही जो खाना खाइए। इस पर आपका क्या टेक है? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो बनाया है इसको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। हम सुबह का जो फर्स्ट मील होता है ब्रेकफास्ट बोलते हैं, उसे अगर तोड़ेंगे तो है ब्रेक फास्ट, अपना फास्ट को ब्रेक करो। या तो आप रात से ही आप फास्टिंग पे हो, तो हर बंदा जाने अनजाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही रहा है। ओके। लेकिन क्या है, उसके घंटे बढ़ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रात को 8 बजे खाना खाया, मैं सुबह उठी, मैंने सब कुछ कंप्लीट किया, तो मैंने 8 बजे खाना खाया, तो 12 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मेरी भी हो गई जी। आपने तो 2 घंटे और बढ़ा दी, 14 घंटे हो गए, और 2 घंटे बढ़ा दी, 16 घंटे हो गए। तो टोटली डिपेंड्स। ऐसा नहीं होता कि अगर आप सिर्फ 16 घंटे करो तभी उसके फ़ायदे, आप 14-12 घंटे करोगे तब भी फ़ायदे हो उसके। बट येस, फ़ायदे किसके लिए होते हैं? आपकी सेल्स में आप पूरे टाइम खाना भरते रहोगे, बॉडी काम करिए काम करिए काम करिए, उसे रिलैक्सेशन थोड़े से मोड में दोगे, काम डाउन होगी बॉडी, उसके बाद आप खाना दोगे। नहीं तो होता क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्लड शुगर लेवल्स भी कम होते हैं। नहीं तो आप कॉन्स्टेंटली खाते जा रहे हो, इंसुलिन स्पाइक होते रहता है, फैट स्टोरेज हो रहा है हर जगह। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी बॉडी को खाना ना देना कुछ टाइम के लिए, तभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था। बट मेरे लिए वो है, आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हो, आप चाहे वो 10 घंटे में करो, चाहे 12 घंटे में करो, या 16 घंटे में करो। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो 16 घंटे करने से क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ायदे होते हैं क्या? बॉडी फैट बर्निंग जोन में चली जाती है। बॉडी फिर आपका एनर्जी आपके फैट से डिराइव करती है, बॉडी के फूड से नहीं करती है, तभी आप लोगों को फैट लॉस दिखता है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपने कैलोरी सरप्लस में खा लिया, मतलब अपने जितना आप बर्न करो उससे ज़्यादा खा ले, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी काम नहीं करेगी आपके लिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई भी डाइट प्लान आपके लिए तभी काम करेगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में हो वेट कम करने के लिए। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आपका पर्पस डिफरेंट होना चाहिए कि आपको शुगर लेवल्स बैलेंस हो, आपको टाइम मिले अपनी बॉडी को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए। पूरे टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करते जा रहा है बार बार, उसको काम डाउन करने के लिए करनी चाहिए। मैं भी करती हूँ और अच्छा लगता है, कर लाइट फील होता है। सिमरन जी, अब मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने आपके कई सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं जिसमें आप अपनी एप्स दिखा रही हैं। अब ये एप्स दिखाने का ना बहुत फैशन है, लेकिन मुझे मालूम है कि कितनी तकलीफ होती है, कितनी मुश्किल काम है। कई बार मैं इसकी चुनौती खुद को दी है कि भाई 3 महीने में एप्स निकाल दूंगा, और बहुत कोशिश की है लेकिन नाकामयाब रहा हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि भाई क्या कोई तरीका है मतलब एप्स निकालने का, क्या करना चाहिए कि जल्दी एप्स निकल जाए? आई थिंक जब मैंने पहली बार अपनी खुद की ऐप्स देखी थी, मैं खुद शॉक हो गई थी। बट मुझे 6 महीने लगे थे रेगुलर वर्कआउट्स और डाइट पे। पूरे ज़िंदगी भर आपकी ऐप्स नहीं रह सकती, ऑफ कोर्स वो जाएंगी, गायब होंगी, आएंगी, बट आपको अपना खाना बहुत तरीके से खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ, वो है ग्लूटेन। मैं ग्लूटेन अवॉइड करती हूँ कम्प्लीटली, बिकॉज ग्लूटेन को अगर ब्रेक करे हुए ग्लू होती है, जो आटा होता है उसे स्टिक करती है। जी। वो आपको जाके स्टमक लाइनिंग में भी चिपक जाती है। स्पेशली इंडियंस आप देखोगे पूरे ओवरऑल बॉडी पतली होगी लेकिन पेट निकला होगा। ओह अच्छा, इसीलिए निकलता है? इसलिए निकलता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कार्ब्स खाना, जो राइस के फॉर्म में हो या ज्वार बाजरा रागी। आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऑफ कोर्स कैलोरी डेफिसिट और ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मसल सबकी होती है एप्स की, आप उसे मसल्स एप्स को जैसे आप बाइसेप्स ट्रेन करते हो वैसे आपकी मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है। तो मतलब आपको जिम जाके एकदम वेट मतलब बर्न करना पड़ता है? हाँ। मसल बर्न करना पड़ता है। जैसे एप्स आपकी कोर मसल्स आपके स्क्वाट्स में एंगेज होती हैं जी, आप डेडलिफ्ट में एंगेज होती हैं जी, इन सब चीज़ में एंगेज होती है। लेकिन एक बेसिक स्पेसिफिक कोर वर्कआउट आपको करना पड़ता है फॉर बिल्डिंग अप दी मसल्स। उसके बाद आपको डाइट फॉलो करनी पड़ती है जिससे फैट जाए उस जगह का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे स्टोर होता है फैट। आपकी कोर वर्कआउट की आपकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं क्या? मतलब आई थिंक मैं बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस करती हूँ। एक मैं करती हूँ प्लैंक, जो मेरा बेसिक रहता है हमेशा। ओके। और एक मैं करती हूँ रशियन ट्विस्ट। ओके। आई थिंक ये दोनों एक्सरसाइज मेरी फेवरेट्स हैं। इसी को मैं करती हूँ, मेरी इसी से मेंटेन हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे खाना प्रॉपर खाना पड़ता है उसी तरीके से। तो जो लोग खाने में कंप्रोमाइज़ नहीं करते उनको फिर ज़्यादा करना पड़ेगा? नहीं, 1000 क्रंचेस कर लो तब भी एब्स नहीं दिखेंगे अगर खाना प्रॉपर नहीं है तो। ओह अच्छा, खाने और वर्कआउट करने में क्या कुछ कई बार लोग रेशियो बताते हैं कि 80% इस पर डिपेंड करता है, क्या रेशियो है वो? 100% दोनों का मेरे हिसाब से। 100% बोले तो दोनों का 100% है। किसी को मैं 80% है, किसी को 20% देना चाहती। वर्कआउट भी उतना अच्छा होना चाहिए, खाना भी उतना अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि खाना, हाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको वर्कआउट 1 घंटा खाना करना पड़ता है लेकिन खाना पूरे दिन खाते हो
तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट अगर मैं डिवाइड करूँ, मेरे लिए दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि आप अगर खाना खा रहे हो रोज़, तो आपको चलना भी रोज़ इम्पॉर्टेंट है। आप कितना भी खाना खा लो अच्छा, लेकिन आप बिस्तर पे बैठे हो तब भी नहीं आएगा। तो आपको वर्कआउट भी उतना इंपॉर्टेंट जितना आपका खाना खाना। तो 100% इक्वल इंपॉर्टेंस। 80-20% बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट लगता है मुझे, बिकॉज अगर अच्छा खाना भी खा रहे हो लेकिन आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो, कुछ हैवी लिफ्ट ही नहीं कर रहे, तो मसल डेवलप ही नहीं होंगी। जी। तो सिमरन जी, हमारे ऑडियंस को आप कुछ हैक्स बता सकते हैं जो आप खुद अपने लिए यूज़ करते हैं, कि 3-4 ऐसी बातें जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ को और अपनी बॉडी को थोड़ा बढ़िया से मेंटेन कर सकें? कुछ हैक्स हैं आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास सिर्फ एक ही जो हैक मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, कि लोग कहते हैं कि हमारी जीन्स की वजह से हमारा वेट बढ़ा है, या हमारी शादी होगी तो वेट बढ़ गया, या बच्चा हो गया तो वेट बढ़ गया, सब चीज़ें। बट मैं ये कहती हूँ, आप जो खा रहे हो, जो आपके मुंह में जा रहा है, वो आपके खुद के हाथों से जा रहा है। तो आप रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ के लिए, रादर देन दुनिया आपके आसपास। ओके, तो मेरे हिसाब से हम बहुत इजी होता है लोगों को ब्लेम करना कि अरे मैं शादी हुई तो मोटी हो गई, या इसी बच्चे में समझ सकती हूँ, बच्चे में ऑब्वियसली गेन हार्मोन्स का खेल होता है, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन शादी हो गई, या घर पे कोई आ गया, या दोस्तों के साथ चले, बट खाना तो आप अपने हाथ से खुद उठा के खा रहे हो जी, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ब्लेम नहीं करो। तो ये सबसे बड़ा हैक है कि फिटनेस रूटीन जर्नी में सबसे मेन चीज़ है आप क्या खा रहे हो, राइट? वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। दूसरा हैक ये है कि 80% ऑफ द मील्स अपने घर पे खाओ। ओके। या हेल्दी खाओ, या ऐसी चीज़ खाओ जो नेचर के बहुत क्लोज हो। ओके। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज सिमरन जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों को, जो कि बहुत ही यूज़फुल बातें हैं, बट वो तब तक काम नहीं करेंगी जब तक कि आप उसको अप्लाई करना शुरू नहीं करेंगे। तो माइंडफिट ग्रोथ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपकी जो कंपनी है बट लाइक एन एप्रिकॉट, उसको उसके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और भविष्य में भी अगर हमारे ऑडियंस से कुछ सवाल आए तो हम आपको फिर से परेशान करेंगे, फिर से आपसे कुछ ना कुछ पूछेंगे, ताकि सब लोग हेल्दी रह सकें, ताकि सब लोग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जी सकें। धन्यवाद माइंडफिट ग्रोथ से बात करने के लिए। नमस्कार।